नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने 8वीं क्लास से संबंधित एक वीडियो बनाया था। यह 8वीं क्लास से संबंधित दूसरा वीडियो है दोस्तों, और चैप्टर 1 से संबंधित है दोस्तों इस तरह के अगर आपको पीडीएफ ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। ओके, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे दोस्तों ये पीडीएफ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लग रहा है। ओके, मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए आप पीडीएफ के माध्यम से आपकी तैयारी जारी रख सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में जो है 60 प्रश्नों को देखा था, वो थे 8वीं कक्षा से संबंधित, और अध्याय नंबर जो था एक अध्याय था दोस्तों, एक अध्याय था, और वहाँ पे हमने 60 प्रश्न देखे थे। और यहाँ पे हम बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ इस वीडियो के साथ ही यह जो अध्याय 1 है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको तैयारी करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आज जो भी पीडीएफ्स है मेरे पास वो पूरे अपलोड कर दूंगा। आप बस वहाँ पे जाके क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करके आपकी तैयारी जारी रख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मेरे फ्रेंड द्वारा बना रहा है दोस्तों वो, तो उस चैनल पे हम अपलोड करके रख देंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए अगले प्रश्नों को जाते हैं। एक जो अगली की प्रश्नोत्तरी जो है वहाँ से हम शुरू करते हैं दोस्तों के। आज हम इस चैनल में 61 नंबर से देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से। ओके, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है, प्राचीन यूनानी विद्वान किसे विश्व का प्रथम वैज्ञानिक मानचित्र निर्माता माना जाता है? तो किसे माना जाता है, तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा टालमी। ओके, टालमी जो है प्राचीन यूनानी विद्वान के जो प्रथम वैज्ञानिक मानचित्र निर्माता थे। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, टालमी ने विश्व का मानचित्र किस आधार पर तैयार किया था? तो वह जो आधार था वह अक्षांश और देशांतर को आधार मानकर विश्व का मानचित्र तैयार किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? अक्षांश जो रेखाएं होती है वह पूर्व पश्चिम की ओर खींची जाती है। ओके, एक बार देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब होगा। ओके, ये हमारा ग्लोब होगा, ये हमारा ग्लोब होगा दोस्तों। देखिए ये हमारा ग्लोब है। ओके, समझो ये हमारा ग्लोब है। तो पूर्व और पश्चिम, यानी यहाँ पर अगर हम ऐसा जो रेखा खींच लेंगे समझो, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे उत्तर क्या दिया है? तो पूर्व और पश्चिम की दिशा में खींचा जाता है। पूर्व जो है ईस्ट जो कहलाता है ये पूर्व कहलाता है, वेस्ट जो कहलाता है वो पश्चिम कहलाता है। तो रेखाएं किस तरफ होगी? इस तरफ होगी दोस्तों। ओके, ये रही, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम मानचित्र से संबंधित, ग्लोब से संबंधित हमने जो है कक्षा 6 में देखा था, वही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मानचित्र को देख रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे हमने क्या किया था, ग्लोब को देखा था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? ओके, देशांतर रेखा यानी इससे पहले अक्षांश रेखाएं थी, तो देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? तो देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ओके, ये रही। ओके, अगर हम ऐसी दिशा अगर निर्धारित करें तो ये हो गया ईस्ट पूर्व, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ओके, ये इसे उत्तर कहलाते हैं, इसे दक्षिण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जो है सी, उत्तर और दक्षिण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन मानचित्रों में यूरोप को अधिक सटीक क्यों दिखाया गया? क्यों दिखाया गया? उसका जो सही उत्तर है दोस्तों, व्यापारी वहीं तक जाते थे इसलिए वो सही दिखा पाए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं चार जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को क्यों नहीं
पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शन को अगर पढ़ूंगा तो वीडियो जो है दोस्तों वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और समय हमारा जो है बहुत कम है। इसलिए मैं वीडियोस लंबे होने का रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे यानी डायरेक्टली आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। चाहे तो आप उसे पॉज करके आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाबिलोनिया का मानचित्र किस सामग्री पर बनाया गया था? तो वह जो सामग्री थी दोस्तों पत्थर की पट्टिका थी, उस जो सामग्री पर बाबिलोनिया का मानचित्र बनाया गया था दोस्तों। ओके, अगर आप 8वीं कक्षा से संबंधित अध्याय 1 अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पत्थर की पट्टिका क्या होती है दोस्तों। अगर मैं वीडियो में आपको बता दूं तो हो जाएगा, फिर भी अगर आप पढ़कर हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो क्या जो चीज़ें आपको पहले ही पढ़ कर रखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आने से जल्दी आपकी जो प्रैक्टिस है हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबिलोनिया मानचित्र में पृथ्वी को किस रूप में दर्शाया गया है? तो पृथ्वी को जो है चपटी प्लेट रूप में दर्शाया गया है, चपटी प्लेट रूप में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम दोस्तों। सुमेरियन सभ्यता के मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सुमेरियन सभ्यता थी उनके मानचित्रों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनके जो मानचित्र का प्रमुख उद्देश्य था वह था भूमि और उपज का हिसाब। ओके, चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने ज्ञात मानचित्र किस सभ्यता से संबंधित है? जो सबसे पुराने ज्ञात मानचित्र है वह है बाबिलोनिया से, यानी बाबिलोनिया सभ्यता से संबंधित थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूनानी और रोमन लोगों के लिए मानचित्र क्यों आवश्यक थे? यूनानी और रोमन के लिए मानचित्र इसलिए आवश्यक थे क्योंकि उपनिवेश स्थापित करने हेतु उनको वो जो है मानचित्र आवश्यक थे। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, अलेक्जेंडर का संबंध किससे था? यानी अलेक्जेंडर, देखिए अलेक्जेंडर जो राजा था वह यूनान से संबंधित था, इसलिए अलेक्जेंडर का संबंध किससे होता है दोस्तों? यूनान राजा से संबंधित होता है। इसका सही उत्तर जो है बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लगभग कितने वर्ष से लगे सही अक्षांश और देशांतर की खोज करने में? कितने वर्ष लगे दोस्तों? तो हमें 2000 वर्ष लगे सही अक्षांश और देशांतर की खोज करने के लिए। ये ग्लोब होगा दोस्तों। यहाँ पे यानी यहाँ पे मानचित्र की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पे ग्लोब के बारे में आपको ये देखिए अक्षांश और रेखांश को खींच दे रहा हूँ मैं। चलिए ये अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए। ओके, तो ये पूर्ण रूप से यानी सही तरीके से खोजने के लिए हमें लगभग कितने वर्ष लगे? तो वह है 2000 साल। अगर मानचित्र में देखा जाए तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल इदरिसी ने मानचित्र किस वर्ष तैयार किया था? अल इदरिसी ने मानचित्र जो है वह 1154 ईस्वी में तैयार किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अल इदरिसी का मानचित्र किस भाषा में लिखा गया था? तो उनका जो मानचित्र है वो था अरबी भाषा में था। इसके लिए उसका जो सही उत्तर होगा बी होगा दोस्तों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल इदरिसी के मानचित्र की विशेषता क्या थी? तो इनकी जो मानचित्र की विशेषता थी वह थी दक्षिण ऊपर दिखाया गया था। यानी ये अगर हम ग्लोब खींचेंगे तो हम दक्षिण कहाँ दिखाते दोस्तों? यहाँ दिखाते, ये दक्षिण हो गया। ओके, और ये क्या हो गया दोस्तों? ये उत्तर हो गया। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? यहाँ पर दक्षिण दिखाया और यहाँ पे उत्तर दिखा दिया। ओके, यहाँ पे उत्तर दिखा दिया, यहाँ पे दक्षिण दिखा दिया। तो उनकी विशेषता थी दक्षिण ऊपर दिखाया गया, दिखाना ही उनकी प्रमुख विशेषता थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, बाइबिल आधारित मानचित्रों में सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है? बाइबिल आधारित मानचित्रों में सबसे ऊपर जो है हमको यानी यरूशलम यरूशलम जो है हमें दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाइबिल आधारित मानचित्रों में एशिया को कैसा दिखाया गया है? तो एशिया को जो है बाइबिल मानचित्र में वह जो है सबसे बड़ा दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1480 ईस्वी के बाद यूरोप में किसकी पुस्तकों की पुनः खोज हुई है? किसकी पुस्तकों की पुनः खोज हुई है दोस्तों? तो वह जो है टालमी की पुस्तकों की पुनः खोज हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल में भारतीय मानचित्र किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? मुगल काल में जो भारतीय मानचित्र बनाए गए उसका उद्देश्य जो था दोस्तों प्रशासनिक के लिए जो है उन्होंने मानचित्र बनाए थे। ओके, तो इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारत का विस्तृत सर्वेक्षण किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो भारत का जो विस्तृत सर्वेक्षण जो है 1802 में शुरू हुआ है, आरंभ शुरू हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व है दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट ने इसका नेतृत्व किया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए माउंट एवरेस्ट का नाम किसके सम्मान में रखा गया? तो इससे पहले हमने देखा था जो वो एक सर्वेक्षक थे उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो उनके ही नाम पर माउंट एवरेस्ट जो है नाम रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने क्यों की है दोस्तों? क्योंकि उन्हें शासन और संसाधनों के नियंत्रण हेतु वो जो थे सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। ओके, किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। मानचित्रों की सबसे अधिक आवश्यकता किस समय बताई गई है? तो वह जो समय था वह युद्ध का समय था। उस समय ही युद्ध के समय ही जो राजाओं को जो था मानचित्र की बहुत ही आवश्यकता होती थी। यानी वो किसी भी राज्य पर आक्रमण करने जाएंगे तो उनको जो है सही दिशा दिखाने यानी समझ में आनी चाहिए। इसलिए उनको मानचित्र की सबसे अधिक आवश्यकता हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में मानचित्रों का प्रमुख उपयोग किसने किया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में मानचित्रों का प्रमुख उपयोग किसने किया? यानी तो वह है दोस्तों सेना और वायुसेना ने जो है अधिकतम में जो मानचित्रों का अधिक उपयोग किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, गहरा हरा रंग मानचित्र में किस भूमि उपयोग को दर्शाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे गहरा हरा रंग किसे दर्शाता है? तो वह जो है दोस्तों वन को दर्शाता है। इसलिए आपको गहरा हरा इस तरह अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सही से पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि वहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है। ओके, चलिए नहीं तो हल्का हरा ऐसा आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हल्का नीला रंग मानचित्र में किसके लिए प्रयोग होता है? तो वह जो प्रयोग होता है हल्का नीला रंग वो जो प्रयोग होता है वो नदियाँ टैंक कुएं के लिए जो है नीला रंग जो है प्रयोग में आता है मानचित्रों में दोस्तों के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। गहरा नीला रंग किसे दर्शाता है? तो गहरा जो नीला रंग है वह महासागर और सागर को दर्शाता है। इससे पहले हमें हल्का बताया गया था दोस्तों। ओके, अभी क्या बताया यहाँ पे? गहरा।
इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसे याद रख लीजिएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, उसी तरह से आपको उसका उत्तर भी देना होगा। तो इसका जो सही होगा उत्तर वह है सी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पीला रंग यानी स्थलाकृतिक मानचित्र में किसका संकेत है? स्थलाकृत मानचित्र में किसका संकेत है? तो वह जो है दोस्तों फसल क्षेत्र का संकेत है दोस्तों। ओके, पीला रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हल्का लाल रंग किस भूमि को दर्शाता है? तो वह जो है दोस्तों व्यर्थ भूमि को दर्शाता है। अगर हल्का लाल रंग हम दिखाई दिए तो मानचित्र में हमें याद आना चाहिए कि वह जो है व्यर्थ भूमि है। ओके, व्यर्थ भूमि है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, काले रंग का प्रयोग मानचित्र में किसके लिए किया जाता है? काले रंग का प्रयोग मानचित्र में किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वह है दोस्तों सीमाओं के लिए जो है काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद जो रंग है दोस्तों खनिज उपलब्धियों के स्थान है। खनिज उपलब्धियों के स्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मानचित्र में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो विधि है दोस्तों वह बिंदु विधि है। ओके, उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जनसंख्या घनत्व मानचित्र में सामान्यतः दर्शाने के लिए जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिंदु विधि में एक बिंदु क्या दर्शाता है? बिंदु विधि में एक बिंदु क्या दर्शाता है दोस्तों? तो वह दर्शाता है निश्चित संख्या में लोग कितने हैं, वह दर्शाता है बिंदु। ओके, बिंदु आपको पता होगा, ये जो बिंदु से है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्रों का प्रयोग वर्तमान समय में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वर्तमान समय में जो है उसका प्रयोग जो है दोस्तों विकास योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, प्राचीन काल में जो मानचित्र है वह राजाओं ने ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया था। ओके, तो आज हमें मानचित्र किस रूप में अधिक, वर्तमान में हम किस रूप में अधिक उससे मानचित्र से काम ले रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यानी पुराने प्रश्नों को जोड़कर आपको पुराना जो इतिहास होता है इतिहास में से जोड़कर प्राचीन मानचित्र को जोड़ते हुए वर्तमान मानचित्र की जो चर्चा करते हुए आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से भी आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी के संसाधनों को दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र उपयोगी होगा? तो वह जो होगा दोस्तों वह है विषयगत मानचित्र जो है हमें उपयोगी होगा। ओके, मैंने इससे पहले बताया था दोस्तों मानचित्र भी अलग अलग मानचित्र होते हैं, उसमें जो है यहाँ पे चर्चा की है मीठा पानी के संसाधन के लिए जो है हम किस मानचित्र का उपयोग करते, तो विषयगत, ऐतिहासिक मानचित्र नहीं, राजनीतिक नहीं और सांस्कृतिक मानचित्र को प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे विषयगत मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आजकल प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जा रहा है कि पहले के जो प्रश्न होते हैं प्लासी का युद्ध, यानी समझो आपको ऐसा पूछा जाता था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ओके, नहीं तो प्लासी जो युद्ध हुआ वह किस वर्ष में हुआ, इस तरह से प्रश्न होते थे। मगर आजकल क्या हुआ दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है सन 1800 समथिंग यानी ऐसा बताया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि समझो प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो समझो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ओके, तो पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे प्लासी का युद्ध कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। आज प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि प्लासी का जो युद्ध है 1757 में हुआ है। ओके, तो वो जो है युद्ध क्यों हुआ, यानी उसके कारण क्या थे, किस लिए हुआ। हाँ, इस तरह से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप एक बार उस तरह से भी आप जब भी पढ़ते हो वो एक दृष्टिकोण लेते हुए आपके दिमाग में पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मार्केटर्स यानी मार्केटर
प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मर्केटर प्रक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह दिशा को सही दिखाना ही उसका जो मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। मर्केटर प्रक्षेपण का सबसे अधिक उपयोग किसने किया है? तो सबसे अधिक जो उपयोग है दोस्तों, वह नाविक जो थे उन्होंने उसका सबसे अधिक उपयोग किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मर्केटर प्रक्षेपण की एक सीमा क्या है? तो उनकी एक सीमा जो है, ध्रुवीय क्षेत्र बड़े दिखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वीं शताब्दी में व्यापार का यानी प्रमुख केंद्र कौन सा देश बना? तो वह जो देश था दोस्तों, वह हॉलैंड, नीदरलैंड जो था वह प्रमुख देश था। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, जेरार्डस मर्केटर किस शताब्दी में यानी किस शताब्दी से संबंधित थे? तो वह जो देश दोस्तों 16वीं शताब्दी से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, उपनिवेशी शक्तियों ने मानचित्र क्यों बनाए? तो उपनिवेश शक्तियों ने मानचित्रों को जो है संसाधनों और क्षेत्रों पर नियंत्रण हेतु उन्होंने मानचित्र बनाए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषयगत मानचित्र क्या दर्शाते हैं? इससे पहले हमने विषयगत मानचित्र को देखा था दोस्तों, वो किस लिए दर्शाया था? पानी, मीठे पानी के लिए। ओके, तो हम किस मीठे पानी के लिए हम किस मानचित्र का उपयोग करते थे? तो उसमें आया था विषयगत मानचित्र। तो हमने विषयगत मानचित्र का क्या दर्शाता है ऐसा प्रश्न लिया है, तो उसका जो सही उत्तर होगा, किसी एक विषय की जानकारी के लिए हम जो है उस विषय के मानचित्र में हम देख सकते हैं। इसलिए विषयगत मानचित्र जो होते हैं, कभी मीठे यानी अभी इससे पहले हमने देखा था मीठे पानी के दर्शन। ओके, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र में जो है दोस्तों, देश, राज्य, जिले और सीमाओं को यहाँ पे दिखाया जाता है। सीमाओं को हमें यहाँ पे दिखाए जाते, वो गांव के हो या देश को हो या राज्य के हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित सीमाओं को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में पूरा किया गया? तो वह जो थे दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो वह था वर्ष 1802, उसी वर्ष में वो प्रारंभ हुआ था। सर्वेक्षण कार्य चेन्नई से प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य जो कारण था वह समुद्र तल से ऊंचाई मापने की सुविधा के कारण ही सर्वेक्षण कार्य चेन्नई से प्रारंभ हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, प्रशासन और संसाधनों का शोषण ही उसका जो मुख्य उद्देश्य, ब्रिटिश का जो उद्देश्य था यही था दोस्तों, प्रशासन और संसाधनों का शोषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में गहरा हरा रंग किसे दर्शाता है? तो गहरा हरा रंग जो है, इससे पहले भी ये प्रश्न आया था दोस्तों, तो ये जो है वर्ण को दर्शाता है। ओके, यहाँ पे कभी कभी प्रश्न जो है रिपीट होते जा रहे हैं दोस्तों, आप एक बार उसे ध्यान रख लें। हल्का नीला रंग मानचित्र, ये भी हो गया दोस्तों। काला रंग ये भी हो गया दोस्तों। पीला रंग ये भी हो गया, शायद ये रिपीट हो गया दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मर्केटर प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो वह जो है नौवहन के लिए होता है। मर्केटर प्रक्षेप में किस प्रकार की विकृति जो है होती है, वह है दोस्तों क्षेत्रफल की जो है विकृति होती है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा। अगला प्रश्न, मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुवीय क्षेत्र कैसे दिखते हैं? तो वह जो है दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र बड़े दिखते हैं। इससे पहले ये भी प्रश्न शायद आया था, ऐसा मुझे लग रहा है।
प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाने वाला जो मानचित्र कहलाता है वह जो है जनसंख्या घनत्व मानचित्र। हमने इससे पहले जनसंख्या के ऊपर प्रश्न बनाया था, अभी यहाँ पे उसको ही हमने ऑप्शन में रख दिया है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह से प्रश्न भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु विधि का प्रयोग मानचित्र में होता है, ये हमने पहले देखा है दोस्तों, इससे पहले आया था प्रश्न। यूरोपीय शक्तियों ने विस्तृत मानचित्र क्यों तैयार किए हैं? तो उन्होंने जो तैयार किए हैं प्रशासन और व्यापार का नियंत्रण के लिए। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मानचित्रों को गुप्त रखने का प्रमुख कार्य। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, मानचित्र को गुप्त रखने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो जो प्रमुख कारण था शत्रु द्वारा दुरुपयोग से बचाव के लिए उसे गुप्त रखा जाता था। तो आजकल हम सब लोग क्या करें दोस्तों, सबके पास मानचित्र है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि आजकल हम किस लिए उपयोग करते हैं वो आगे प्रश्न आएगा दोस्तों, देखेंगे। भारत का पहला सर्वेक्षण आधारित मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वह जो है दोस्तों जेम्स रेनल के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में मानचित्र निर्माण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इससे पहले भी आया था दोस्तों, प्रशासन नियंत्रण ही था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरा नीला रंग एक प्रश्न आया था, हल्का लाल रंग भी आया था दोस्तों व्यर्थ भूमि के लिए। जनसंख्या मानचित्र बिंदुओं का आकार किसे, ये भी आया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मर्केटर प्रक्षेप किस प्रकार के प्रक्षेप है? हाँ देखिए दोस्तों, मर्केटर प्रक्षेप किस प्रकार के प्रक्षेप होते यानी है? तो वह जो है दोस्तों बेलनाकार प्रक्षेप है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस रंग से पहाड़ एवं चट्टान दर्शाए जाते हैं? तो वो जो रंग है दोस्तों गहरा स्टेली जो रंग है वह जो है पहाड़ एवं चट्टान को दर्शाते हैं। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या घनत्व से जो तात्पर्य है वह है दोस्तों, देखिए उसका जो तात्पर्य है दोस्तों वह है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाने के लिए। ओके, उसका तात्पर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। यूरोपीय देशों द्वारा भारत के विस्तृत मानचित्र क्यों बनाए गए? क्योंकि सैन्य व व्यापारिक नियंत्रण के लिए ही ये मानचित्र बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के मानचित्र में खेती, उद्योग व जनसंख्या जैसे विषय दर्शाए जाते हैं? तो वह जो मानचित्र है दोस्तों वह विषयगत मानचित्र है। ओके, उसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र में पीला रंग क्या दर्शाता है? तो पीला रंग जो है दोस्तों फसल क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, इससे पहले भी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, मर्केटर प्रक्षेप में भूमध्य रेखा का महत्व क्यों अधिक होता है? मर्केटर प्रक्षेप में भूमध्य रेखा का महत्व क्यों अधिक होता है? क्योंकि कम विकृति होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्रों को गुप्त रखने का कारण क्या था? तो यह भी प्रश्न आया था दोस्तों, दुश्मनों से सुरक्षा। ओके, इसका जो सही उत्तर होगा दुश्मनों से सुरक्षा। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक समय में मानचित्र का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? हमने बताया था दोस्तों पहले गुप्त रखा जाता था, अभी सब लोग उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं यानी उसका उपयोग कर रहे हैं मानचित्रों का। तो वह किस क्षेत्र में हो रहा है? तो वह जो है दोस्तों योजना एवं विकास के क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों। आज के यह थे 8वीं कक्षा से संबंधित और 8वीं कक्षा से संबंधित अध्याय 1 से संबंधित दूसरा वीडियो है दोस्तों। और इसके बाद